जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री में एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं जो कि यूरोपियों का भारत में आगमन से था। वो चैप्टर को हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की ओर रुख करेंगे जो कि मुगल साम्राज्य का पतन से संबंधित है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन तथा विदेशी शक्तियों का आगमन। तो विदेशी शक्तियों का आगमन तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन आज हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में देखेंगे कि आखिर क्या वो कारण था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। जबकि हम लोग जब बाबर स्टार्ट किया था मुगल काल को, तो उस समय से हम लोग जब देखते आ रहे थे कि औरंगजेब तक तो सारा कुछ सही होता है, लेकिन औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं तो उनमें ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी तरह से मुगल साम्राज्य का ही पतन हो जाता है। और किनका किनका इसमें रोल था मुगल साम्राज्य के पतन करने में, ये सब सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने दोस्तों आपको पहले ही क्लास में बताया था कि जैसे ही एक चैप्टर मैं ख़त्म करूंगा उसका मैं एक टेस्ट लूँगा, अर्थात आप लोग उस टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जांच पाएंगे कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है। सही पढ़ा है तो मेरा से क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ये मैंने आपके से कमिटमेंट किया था। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, और प्लानिंग जब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट कैसे आपको देना है और कहाँ देना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज मुगल काल के पतन का। ठीक है, तो चलिए देखिए, मुगल काल के पतन को हम लोग जो कि उत्तरकालीन मुगल शासन भी कहते हैं। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल शासन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, कहाँ होती है आप लोग याद रखिएगा, अहमदनगर में, है ना। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में। तो इनके जो है कि बेटों में, मतलब इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनके बीच युद्ध हो जाता है। ठीक है, मतलब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है कि हम शासन बनेंगे, हम शासक बनेंगे। तो यहीं से जो है कि उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण ही जो है कि एक कारण ये भी होता है कि उत्तराधिकारी का युद्ध के कारण भी जो है कि यहाँ पे मुगल काल का पतन होता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती है, ये चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा आपको वैसे वैसे समझ में आते जाएगा कि कैसे क्या मुगल काल का अंत होता है। ठीक है ना। अच्छा, यही वो घटना थी जिस समय मध्यकालीन भारत का अंत होता है और आधुनिक भारत का इतिहास के प्रारंभ होता है। तो मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन तक हम लोग कब पढ़ते हैं, औरंगजेब जब मर जाता है उसके पहले के पीरियड को हम लोग मध्यकालीन भारत बोलते हैं, और उसके बाद के पीरियड अर्थात कह सकते हैं कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए, उनके बेटे हुए, उसके बाद के पीरियड को हम लोग आधुनिक काल में लाते हैं, है ना। तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद उसके 3 बेटों में उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो जाता है ना। उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है जिसमें कि उसके बेटे का नाम है मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। ये उसके 3 बेटे होते हैं। यही 3 बेटों में उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो टोटल 21 प्रांतों में जो है कि मुगल साम्राज्य विभक्त था। मतलब 21 जगह जो थे कि मुगल काल के क्या थे कि वो उसके ठिकाने थे, वो वहाँ पे राज करते थे। जिसमें से आपको मैं बता दूं कि अफगानिस्तान यानी काबुल में एक प्रांत था। उत्तर भारत में, मैं यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में कुछ नोट करते जाइएगा, क्योंकि केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ नोट करते रहना पड़ेगा, तभी आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान काबुल में एक प्रांत आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में नहीं दिया गया है, ये मैं जनरल बता दे रहा हूँ आपको। वैसे एग्ज़ाम में ये उतना रोल नहीं अदा करता है, लेकिन फिर भी नॉलेज रहना चाहिए, है ना। एक हो गया दक्षिण भारत में, हो गया 6, है ना। तो इस तरह का से हम लोगों ने देखा टोटल 21। काबुल में हो गया 14, उत्तर भारत में हो गया, सॉरी, काबुल में हो गया 1, उत्तर भारत में हो गया 14 और दक्षिण भारत में 6। तो 14, 26 और 21, टोटल हम लोगों ने 21 देखा। जिसमें से कि आपको मैं आगे और बताता चलूँ, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा
कि जो 6 प्रांत थे दक्षिण भारत में, तो औरंगाबाद थे, तेलंगाना थे, बीजापुर था, हैदराबाद था और खानमेल था, जिसमें से कि आपका जो मुअज्जम था वो काबुल का शासक था। मुअज्जम कहाँ का शासक था? तो वो काबुल का शासक था। ये आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद मुअज्जम था वो काबुल का था और मोहम्मद आजम गुजरात का था और कामबख्श जो था वो बीजापुर का था। यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा? यहाँ तक हम लोगों ने केवल 3 चीज़ को नोटिस किया है। हम लोगों ने नोटिस किया कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 3 मार्च 1707 को होती है। इसके 3 बेटे होते हैं, जिसका मुअज्जम, कामबख्श और आजम नाम होता है। मुअज्जम काबुल का राजा होता है और आजम गुजरात का, और अगर कामबख्श की बात करें तो वो बीजापुर का शासक होता है, सूबेदार होता है। यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में समझा। ठीक है। होता यह है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये तीनों को जब खबर आता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो ये तीनों लोग आते हैं और अपना जो क्रियाक्रम होता है वो चीज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद, इसके औरंगजेब की क्रियाक्रम के बाद जो है कि क्या होता है? अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कि औरंगजेब की जो है कि मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है कि कब्र कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। औरंगजेब से आप लोग औरंगाबाद याद रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ये एक तो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी का युद्ध में क्या होता है कि जब औरंगजेब को दफना कर आया जाता है तो अब ये 3 पुत्र हैं इसके। अब तीनों को चाहिए दिल्ली का शासन, लेकिन होगा तो किसी एक का, है ना? क्योंकि ये लोग तीनों के तीनों चाह रहे थे कि हम ही शासक बने। कोई ये नहीं कह रहा था कि ठीक है कोई एक बन जाओ और हम 2 उसके नीचे रहेंगे। ऐसा कोई नहीं चाह रहा था। तीनों चाह रहे थे कि हम ही शासक बने, हम ही शासक बने। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा युद्ध। तो युद्ध हुआ। एक हुआ जजाव का युद्ध, जो कि 18 जून को हुआ। ये आगरा के निकट 20 किलोमीटर दूर सुमागढ़ के निकट जो हुआ, जजाव नामक स्थान पे हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद आजम और मोहम्मद मुअज्जम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद आजम की हार हुई, है ना? आपको याद रखना है, जजाव का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद आजम और मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद को आप लोग छोड़ दीजिए, मोहम्मद मत याद रखिए, आप लोग केवल याद रखिए जजाव का युद्ध आजम और मुअज्जम के बीच हुई, जिसमें कि आजम की हार हुई और मुअज्जम की जीत हुई। अर्थात आजम को यहाँ मार दिया गया। ठीक है, आजम को यहाँ क्या किया गया? मार दिया गया। दूसरा युद्ध हुआ हमारा हैदराबाद का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1907 को। अच्छा, यहाँ मैंने डेट नहीं बताया, यहाँ भी डेट 1707 ही होगा, 1707 ही होगा। ठीक है, 1707 ही होगा। और यहाँ पे एक युद्ध होता है हैदराबाद का युद्ध 1709 में। अब ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि 1709 कैसे आ गया, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए, यहाँ क्या हुआ कि जब ये आजम हार गया मुअज्जम से, तो ये जो था कौन बचा फिर? आजम मुअज्जम और कामबख्श था। ठीक है, तो आजम जब यहाँ हार गया तो मुअज्जम से हार गया। ठीक है, तो कामबख्श जो है कि काफ़ी डर गया और काफ़ी डरने के बाद ये वहाँ से भाग गया, क्योंकि ये हारा ही नहीं था, केवल मुअज्जम को मुअज्जम ने आजम को मार भी डाला था। मुअज्जम ने आजम को हत्या कर दी, है ना? तो ये जो है कि आपका कामबख्श जो है ये काफ़ी भयभीत हो गया। भयभीत हो गया तो अब ये सोचा कि अगर हम भी इससे युद्ध करते हैं तो हम हार जाएंगे, क्योंकि जो भी सारी सेना थी या फिर सारे जो दरबार के जो राजनायक वगैरह थे, ये सब मुअज्जम का ही साथ दे रहे थे। ठीक है ना? ये लोग किसका साथ दे रहे थे? तो मुअज्जम का। तो इस भय के कारण जो है कि कामबख्श यहाँ से फरार हो गया। ठीक है, फरार हो गया। फिर वो कुछ अपना सैनिक इकट्ठा करने के बाद जब वो देखा कि अब हम इससे मुअज्जम से टक्कर ले सकते हैं, तब ये आता है और हैदराबाद के पास जो है कि युद्ध होता है। तो कब होता है? 13 मार्च 1907 को। ठीक है, आप मुअज्जम जो है कि राजा बन चुका है। मुअज्जम राजा जब उसको हराता है, किसको? आजम को, तभी ये राजा बन जाता है 1707 ईस्वी में, है ना? लेकिन राजा बनने के बाद तो ये अपना शासन कर ही रहा था, लेकिन कामबख्श एक बचा हुआ था, है ना? क्योंकि वो भाग गया था। तो भाग गया तो वो 2 साल के बाद 1707 ईस्वी में आया और फिर से युद्ध हुआ। फिर से कामबख्श को जो है कि हार मिली और कामबख्श को भी मार दिया गया और मुअज्जम जीत गया। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा उत्तराधिकारी के युद्ध में जीत होती है मुअज्जम की, है ना? जीत होती है किसकी? मुअज्जम की। और यही मुअज्जम आगे चल के बहादुर शाह के नाम से जो है कि शासन ग्रहण करता है। तो पहले हम इसका एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक आते हैं इसमें, उसके बाद फिर हम आगे के शासक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना? चलिए देखते हैं हम लोग।
पहला है हमारा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जिसे कि हम लोगों ने क्या नाम दिया था, मुअज्जम, ठीक है, जिसे कि हम लोगों ने मुअज्जम बोला था। तो वो हो गए मुअज्जम ही तीनों से जीता था। किससे जीता था, तो क्या नाम था उसका, आजम और कामबख्श दोनों से जीता था। कौन, मुअज्जम। तो उसी ने ही शासक बनने के बाद अपने नाम को लगाया कि हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक कहलाएंगे। तो बहादुर शाह प्रथम का शासक काल होता है 1707 से 1712 ईस्वी, ठीक है। फिर बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदार शाह, वो होते हैं 1712 से 1713। फिर इसके बाद फर्रुख सियार आते हैं 1713 से 1717। फिर रफ़ी उर दरजाज आते हैं 28 फरवरी से 4 जून 1719। ये रफ़ी उर दरजाज जो हैं सबसे कम उम्र नहीं, सबसे कम समय तक मुग़ल साम्राज्य रहे हैं, है ना। सबसे कम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे कम समय तक जो है कि मुग़ल साम्राज्य में कौन से ऐसे शासक थे जो सबसे कम समय तक अपने शासन पे रहे, तो आपको टिक लगाना है रफ़ी उद दरजात, ठीक है। फिर उसके बाद आए रफ़ी उद दौला, फिर आए आपके मोहम्मद शाह प्रथम, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। आलमगीर का पुत्र हो गया शाहजहां तृतीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि लास्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका सीक्वेंस को समझ लिया कि कब कब कौन सा आया। पूरा 1707 से लेकर 1857 तक हम लोगों ने टोटल समझ लिया कि कौन कौन से आए थे और कब कब आए थे। ये सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है डेट के साथ, इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंस से ही आपसे क्वेश्चन एराइज कर देगा कि मान लीजिए आपको कह देगा कि पलासी का युद्ध जो है कि पलासी, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि पलासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, या फिर आपसे पूछ देगा कि बक्सर के युद्ध का जो था उस समय मुगल शासक कौन थे। तो आपको जब तक बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तो आप लोग आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि 1764 यानी 1759 से 1806 के बीच में 1764 आएगा। तो आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं कि 1764 अर्थात शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस तरीक़ा से आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए, तो पहले आ गए हमारे बहादुर शाह प्रथम। कौन आ गए, बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 1712 ईस्वी तक रहते हैं। बहादुर शाह प्रथम जिसका क्या नाम था, मुअज्जम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1707 ईस्वी में मोहम्मद मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना, है ना। तो इसका नाम था, एक्चुअल नाम था मुअज्जम, लेकिन ये बना बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ये जो बहादुर शाह प्रथम था बहुत ही तेज और बहुत ही तरार था, है ना। ये जो है कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये दो लड़ाई अपने भाइयों से कर लिया था और किसी न किसी तरह ये जीत गया, लेकिन ये अब चाहता था कि अब जो है कि हम शांतिपूर्वक जो है कि आराम से राज करें, क्योंकि ये काफ़ी बूढ़ा था, है ना। काफ़ी ये बूढ़ा था, लगभग 52-53 साल के उम्र में जो है कि ये गद्दी पे बैठा था। तो अब ये चाहता था कि अब आराम करे, थोड़ा गद्दी का जो है कि सुख भोगे, है ना। तो क्योंकि ये लड़ाई वड़ाई कर लिया था, है ना। तो चलिए, तो ये हुआ, ठीक है। इसे शाह आलम प्रथम के भी नाम से जाना जाता है। दो नाम इसका हो गया, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम। एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा कि सबसे शुरू भी बहादुर शाह प्रथम से होता है और सबसे लास्ट भी बहादुर शाह से ही होता है। बस अंतर ये होता है कि बहादुर शाह ये प्रथम हो गया और सबसे लास्ट 1857 की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय होता है, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर कहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बतला दिया, ठीक है। तो अब ये चाहता था कि अब लड़ाई झगड़ा ना करें, हम जो है कि कोई भी राज्य से जो है कि मित्र बन के रहें। तो इन्होंने क्या किया कि शांतिपूर्वक मित्र नीति की अपनाई, है ना। मतलब शांतिपूर्वक जो है कि मैत्री नीति अपनाई कि अब हमें किसी से युद्ध वगैरह नहीं करना है, हम अपना शांतिपूर्वक जो है कि रहेंगे और सबसे मित्रता बना के रखेंगे ताकि हमसे भी कोई युद्ध ना कर पाए। इसी दरमियान इसने बुंदेल सरदार जो है छत्रसाल थे और जाट सरदार चूड़ामन से भी मित्रता बढ़ाई। और ये 10वें गुरु जो हमारे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह से, इनसे भी इनके अच्छे संबंध थे, क्योंकि 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इनको जो है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में इनकी मदद की थी। 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसने जजिया कर को भी समाप्त किया, जो कि औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। अब थोड़ा सा जजिया कर के बारे में हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि जजिया कर क्या था। तो जजिया कर एक जो है कि गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला एक कर था, जिसकी स्टार्टिंग में थोड़ा यहाँ पे
बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्लास है, कोई सेट का टाइम है नहीं कि तुरंत तुरंत बना के निकल जाना है, यहाँ तो आराम से पढ़ाना है ना। तो चलिए देखिए, जजिया कर की हम बात करें तो मैंने बताया कि ये गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आप लोग इसे नोट भी करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत किया था, ठीक है ना। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत किया था, ठीक है। इसके बाद जो है कि फिर जजिया कर को फिर से क्या किया, फिरोज शाह आया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ये ब्राह्मण पर भी लगा दिया। ये मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कि ब्राह्मण पे कर नहीं लगाया था, ये लगाया था मतलब ये मोहम्मद बिन जो कासिम था ये छूट दिया था। किसको किसको छूट दिया था, तो बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला, ये सबको छूट दिया था कि जजिया कर आप पे नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ये जब फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने क्या किया कि ब्राह्मण पे भी अब कर लगाओ, है ना। ये ब्राह्मण पे भी कर लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि जब अकबर आए तो इन्होंने जो है कि जजिया कर को समाप्त किया। कौन, अकबर ने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर जब औरंगजेब का शासनकाल आया, औरंगजेब का जब शासनकाल आया तब ये शुरू कर दिया, है ना, कि जजिया कर फिर से लगेगा। और अकबर ने आप लोग इसे याद रखिएगा कि अकबर ने इसे समाप्त किया। अकबर ने क्या किया कि समाप्त किया, लेकिन जजिया कर को पुनः कौन लाया, तो औरंगजेब ने। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने जजिया कर को पुनः शुरू किया, तो पुनः शुरू किया तो औरंगजेब आपको आंसर मानना है। और कुछ एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि जजिया कर को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। क्या याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, है ना। जजिया कर को समाप्त किया अकबर ने, जजिया कर को फिर से शुरू किया औरंगजेब ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के बाद एक आए मोहम्मद शाह। इस औरंगजेब के बाद भी इसके बेटे लोग जो थे ये जजिया कर को थोड़ा थोड़ा समाप्त कर, लेकिन पूरी तरह से अगर समाप्ति की हम बात करें तो मोहम्मद शाह ने समाप्त कर दिया था पूरी तरह से, जो कि उत्तरकालीन भारत के ही एक शासक थे मोहम्मद शाह। इन्होंने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, मतलब 100% जो है कि जजिया कर अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक जजिया कर का थोड़ा सा बात था, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था कि इन्होंने जजिया कर को भी समाप्त किया था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था, जो कि औरंगजेब द्वारा लगाया गया था, है ना। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर जो है कि ये शांतिपूर्ण नीति के बावजूद, ये तो शांत था ही, ये नहीं चाहता था लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन फिर भी जो 10वें गुरु के जो शिष्य हुए बंदा बहादुर, आप लोग सिख धर्म में पढ़े होंगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोग को पता होगा कि 10वें गुरु जो है कि बंदा बहादुर जो है कि ये इनसे बगावत कर दिए, है ना। अब क्या कारण रहा है वो तो मुझे पता नहीं चला कि क्या कारण रहा, लेकिन इन्होंने, जबकि आप लोग देखिएगा कि जो गुरु गोविंद सिंह थे इनसे इनसे जो है कि बहादुर शाह से इनकी काफ़ी मित्रता थी, है ना। इसकी काफ़ी मित्रता थी बहादुर शाह से, लेकिन बंदा बहादुर जो है कि बगावत कर लिए। तो हुआ क्या कि बंदा बहादुर ने युद्ध किया, और युद्ध जो है कि लोहगढ़ नामक स्थान पे हुआ। कहाँ हुआ युद्ध, लोहगढ़ नामक स्थान पे हुआ। और युद्ध में जो है कि बंदा बहादुर की हार हुई, परंतु 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, और पुनः जो है कि लोहगढ़ जो है कि सिखों के खेमे में आ जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोहगढ़ की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, चलो यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अब इनके जो है कि मृत्यु की खबर सुन के इसके चारों बेटों, क्योंकि इस बहादुर शाह, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। देखिए बहादुर शाह जफर, देखिए यहाँ पे जो है कि बहादुर शाह जफर नहीं होगा, यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। ये जफर गलत है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये जफर गलत है, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग डिलीट कर लीजिएगा, उसको काट दीजिएगा PDF से, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका मृत्यु हो जाता है, किसका, बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके चार बेटे होते हैं, जहांदार शाह, अजीम उन शान, रफ़ी उल शान और जहान शान। ये चार बेटे होते हैं, इनके बीच भी उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। लेकिन इसका तो हालत और ख़राब हो जाता है, किसका, बहादुर शाह प्रथम का। जब इसकी खबर इसके चारों बेटे को लगती है तो ये चारों बेटे आते तो हैं, ज़रूर आते तो हैं, लेकिन ये चारों करते क्या है कि मतलब लाश पड़ा हुआ है ना, उसको दफनाया नहीं गया है, लेकिन अब इस चारों को चाहिए गद्दी। क्या चाहिए, चारों को चाहिए गद्दी। इतना मतलब ये लोग क्या इसको बोल सकते हैं कि यहाँ लाश पड़ा हुआ है और इन लोग जो है कि गद्दी के लिए लड़ाई कर रहा है कि हमको हम ही को गद्दी चाहिए, हम ही को गद्दी चाहिए, है ना। लेकिन आपको ही पता है कि जैसा औरंगजेब के बेटे के साथ जो है कि कामबख्श हो गया, मुअज्जम हो गया या फिर आजम हो गया, तो ये तीनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, वैसे भी इन लोगों के बीच भी ऐसा ही कुछ होगा, है ना। वो हम आगे समझेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये देखिए कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना बहादुर शाह जफर की, तो कई दिनों तक जो है कि इसके लाश वैसे ही रहता है ना। मतलब इसका जो लाश होता है बहादुर शाह प्रथम का लाश जो है कि वैसे ही रहता है, और ये चारों जो है कि अपना गद्दी के लिए लड़ाई करते ही रहते हैं, है ना। लेकिन किसी के समझाने बुझाने के बाद, ठीक है, ये लोग इसका दफन करते हैं। और इसको दफन कहाँ किया जाता है, बहादुर शाह प्रथम को, तो औरंगजेब के साथ ही इसको दफन कर दिया जाता है बहादुर शाह प्रथम को। और इसके बाद जो है कि इसका उत्तराधिकारी का फिर से युद्ध चालू हो जाता है ना। तो चलिए इसी में जो है कि एक इतिहासकार हुए सिडनी ओवेन नाम से एक इतिहासकार हुए। इन्होंने इनकी मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। क्योंकि अब आगे आप लोग देखिएगा कि कैसे जो है कि ये मुगल शासकों का यूज किया जाएगा, है ना। कैसे मुगल शासकों का यूज किया जाएगा और कौन कौन यूज करेगा और क्या क्या करेगा, ये आगे की घटना है। लेकिन यहाँ तक जो है कि मुगल शासक जो कि बहादुर शाह प्रथम तक तो थोड़ा बहुत ठीक था, औरंगजेब तक तो पूरा पूरी ठीक रहा, लेकिन बहादुर शाह जफर की बात करें तो थोड़ा सा ठीक रहा, क्योंकि ये सॉरी क्योंकि ये ज़्यादा समय तक तो शासन भी नहीं कर पाए ना, ठीक है। तो वही एक इतिहासकार होते हैं सिडनी ओवेन नाम से, ये बोलते हैं कि ये अंतिम सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ठीक है। एक इतिहासकार हुए खफी खां ने इनको साहे बेखबर की उपाधि दी थी, क्योंकि ये मतलब बेखबर रहते थे, कोई युद्ध नहीं, बस अपना उत्तराधिकारी के युद्ध में ही अपना जीत उत के फिर उसके बाद किसी प्रकार का युद्ध नहीं किए। केवल एक युद्ध किए बंदा बहादुर से, वो भी अपने गलती से नहीं, बंदा बहादुर की गलती से, क्योंकि बंदा बहादुर को ही इनसे खुन्नस था कि क्या था, तो लौहगढ़ का युद्ध हुआ, है ना। लौहगढ़ का किला जो है कि किला पे युद्ध हुआ, ठीक है। और देखिए तो इसीलिए इसे शाही बेखबर नाम दिया गया। कौन दिए, तो खफी खां ने इसको उपाधि दी। अब देखिए इनकी मृत्यु के बाद इनके चारों बेटे उत्तराधिकारियों का युद्ध हुआ जिसमें कि जहांदार शाह विजय हुआ, ठीक है। अब जहांदार शाह कैसे विजय हुआ, क्या हुआ, ये हम लोग आगे अब देख लेते हैं, है ना। तो आगे देखने से पहले हम अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि क्लास हो गया है लंबा, है ना, क्लास हो गया लंबा। अब आगे हम लोग समझेंगे जहांदार शाह के बारे में। आज हम लोग केवल बहादुर शाह प्रथम के बारे में समझे। आप लोग इसे अच्छे से एक बार और पीडीएफ देखिएगा, आपको संपूर्ण पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विथ, ये सारा मैं लिख ही देता हूँ, ये सारा जो है कि कैपिटल लेटर में है ना। आप लोग कैपिटल लेटर में देखिएगा। टारगेट विथ RSJ एजुकेशन, RSJ एजुकेशन, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। आप लोग इसे देखिएगा और मैं इसका लिंक भी जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप लोग इसे जाके देखिएगा, ठीक है। पूरा PDF आपको मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ के आइएगा, तभी ज़्यादा आप लोग को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।